नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन न्यूज एट 10 में, जहां हम तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली एनसीआर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, बल्ली मारान समेत कई जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी जारी। महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान में भी चल रही है कार्रवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। साथ ही साथ स्थानीय जनजातीय समूहों और महिला एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के भी साथ करेंगी संवाद। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की सालाना बैठक आज से होगी शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में होंगी शामिल। निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। भारत और श्रीलंका के बीच आज कोलंबो में होगी द्विपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक में लेंगे भाग। भारत वर्ष 2025 से 27 के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष का संभालेगा पदभार। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1800 से ज्यादा की मौत। इजरायल ने गाजा सीमा क्षेत्रों को हमास से वापस लेने की कही बात। वहीं यूरोपीय संघ ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी का किया विरोध। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पूर्ण समर्थन का दिया आश्वासन। भूकंप के झटकों से एक बार फिर दहला अफगानिस्तान। रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता। शनिवार को आए भूकंप में 2500 से ज्यादा लोगों की चली गई थी जान। आईसीसी विश्व कप में आज भारत की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली टीम इंडिया जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। तो चलिए अब विस्तार से डालते हैं खबरों पर नजर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। पुरानी दिल्ली के थाना हौज काजी इलाके के बल्ली मारान में एनआईए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कई अन्य जगहों पर भी ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है। एनआईए की छापेमारी दिल्ली एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु में भी चल रही है। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को लेकर की गई है। इस संगठन को बैन किए गए साल भर हो चुके हैं। इसके बावजूद इसके कई सदस्य अंडरग्राउंड होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। पिछले एक साल में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई राज्यों में दर्जनों ठिकानों पर एनआईए की रेड हो चुकी है और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। और मुंबई के विक्रोली इलाके में 7/11 ट्रेन बम धमाकों के बरी किए गए आरोपी वाहिद शेख के घर पर एनआईए की छापेमारी जारी है। इन धमाकों ने मुंबई को हिलाकर रख दिया था। इस धमाके में 189 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 824 लोग घायल हो गए थे। इस घटना को 17 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और 17 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई की जाएगी। इस मामले में महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने जांच की थी और इंडियन मुजाहिदीन के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। और आंध्र प्रदेश के आपराधिक जांच विभाग ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। सीआईडी ने कल भी नारा लोकेश से 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। ये मामला मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के कार्यकाल के दौरान कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने से जुड़ा हुआ है।
और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की यात्रा पर जम्मू कश्मीर जाएंगी। यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन में स्थानीय जनजातीय समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ भी संवाद करेंगी। वो राजभवन में उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति बृहस्पतिवार को श्री माता वैष्णो देवी भी जाएंगे, जहां वो पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति की श्रीनगर की पहली यात्रा और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर कश्मीर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान से बात की है हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंच रही हैं और वो श्रीनगर यूनिवर्सिटी में पहली बार पहुंचेंगी। हमारे साथ श्रीनगर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान हैं। मैम, जिस तरीके से महामहिम का ये जो कार्यक्रम है, सबसे पहले बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी में आ रही हैं तो कैसे आप स्वागत कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है उनका? आपने देखा होगा पूरी यूनिवर्सिटी सजी हुई है। हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं उनके स्वागत के लिए हमारे स्टूडेंट्स में बहुत ही वो डिलाइटेड हैं कि वो जो है मेडल्स, गोल्ड मेडल्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट के हाथ से लेंगे और ये तो उनके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। हमारे लिए भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही बड़ा एक ऑनर है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट आ रही हैं। उनका ये मेडन विजिट है JNK UT का और वो पहली दफा हमारी यूनिवर्सिटी में आ रही हैं। आपके यहाँ जो छात्र, जो स्टूडेंट, जो अवार्ड उनको मिलेगा, उनकी क्या क्या विशेष योग्यताएं हैं, किस कैटेगरीज में उनको दिया जा रहा है? जैसे कॉन्वोकेशन में होता है, गोल्ड मेडल्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दी जाती है, PhD हो, MPhil हो या MSc हो या अंडर ग्रेजुएट के हो, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है हर एक फैकल्टी के टॉपर को गोल्ड मेडल दे रही हैं और बाकी जो बाद में है हम PhD सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, MPhil करेंगे, मास्टर्स डिग्रीज जो है और UG की वो कन्फर होंगी। जैसे आपको पता है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूट है JNK UT का, 1948 में इस्टेब्लिश हुई है और ह्यूज नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है हमारे साथ एफिलिएटेड है, अराउंड 200 कॉलेजेस, तो इट्स अ बिग नंबर UG स्टूडेंट्स जिनको डिग्री कन्फर की जाएगी। ऐसे ही हमारी बहुत ही नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं। हमारे 4 कैंपसेस हैं बिसाइड्स आवर मेन कैंपस, ये जो हजरतबल का आप देख रहे हैं। कुपवारा कैंपस है, बारामूला कैंपस है, अनंतनाग कैंपस है, एक जम्मू में कैंपस है। तो ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको भी डिग्रीज कन्फर की जाएगी एंड PhDs फ्रॉम ईच फैकल्टी प्लस MPhil फ्रॉम ईच फैकल्टी। तो हमने बात की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, जिनका कहना है कि हम निश्चित तौर से आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति के आने से उन्हें एक मोरल बूस्टअप है और यहाँ के जो छात्र हैं वो दिनों दिन मेहनत करके सिर्फ देश ही नहीं दुनिया का नाम भी कमा रहे हैं। कैमरामैन जयशंकर के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, श्रीनगर। और आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री कई अन्य बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। ये बैठकें आज से 15 अक्टूबर तक मोरक्को के माराकेच में आयोजित हो रही हैं। इन वार्षिक बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भी भाग लेंगे। निर्मला सीतारमण के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी मोरक्को पहुंचा है, जिसमें वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 4थी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर आज कोलंबो में भारतीय सागरीय परिधि संघ के सदस्य देशों की मंत्री परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में भारत वर्ष 2023 से 25 के लिए भारतीय सागरीय परिधि संघ के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएगा और बाद में वर्ष 2025 से 27 के लिए संघ के अध्यक्ष का पदभार संभालेगा। इस बैठक में भारतीय सागरीय
परिधि संघ की हाल की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में सहयोग की दिशा तय की जाएगी। डॉक्टर एस जयशंकर कोलंबो में द्विपक्षीय वार्ता में भी भाग लेंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में टॉप किया है। जी हां, उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने इसे स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत का नतीजा बताया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि यूपी में अब तक 3.71 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना के तहत मरीज 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। ये आयुष्मान कार्ड सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी मान्य है। और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गगनयान मिशन से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 21 अक्टूबर को पहली परीक्षण उड़ान के जरिए क्रू एस्केप सिस्टम का इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट करेगा। अगले साल के अंत में मानव अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करने के लिए CVD-1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। परीक्षण के दौरान मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके साथ इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। TVD-1 का प्रक्षेपण गगनयान कार्यक्रम के 4 अबॉर्ट मिशनों में से पहला होगा। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतवंशी वैज्ञानिक आरोह बड़जात्या को सूर्य के अनदेखे राज खोलने वाले एक बड़े मिशन की जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिका के कई हिस्सों में लोग 14 अक्टूबर को सूरज की चमक को सामान्य से 10% तक फीकी पड़ते देखेंगे। आरोह की टीम इसी दिन कुंडलाकार सूर्य ग्रहण के दौरान 3 रॉकेट लॉन्च करने वाली है। बड़जात्या फ्लोरिडा में एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी में भौतिकी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया है कि APEP नामक इस मिशन का उद्देश्य ये देखना है कि सूर्य की रोशनी में अचानक आई कमी हमारे ऊपरी वायुमंडल को किस तरह से प्रभावित करती है। मिशन के दौरान पहला रॉकेट सूर्य ग्रहण से 35 मिनट पहले, दूसरा सूर्य ग्रहण के दौरान और तीसरा 35 मिनट के बाद छोड़ा जाएगा। इन्हें वलयाकार पथ के ठीक बाहर की ओर भेजा जाएगा, जहां सूर्य के सामने से चंद्रमा गुजरता है। आरोह बड़जात्या ने बताया कि इनमें लगे उपकरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, घनत्व और तापमान आदि में आने वाले बदलावों का अध्ययन करेंगे। ये रॉकेट सतह से 70 से लेकर 325 किलोमीटर ऊपर तक विभिन्न चीजों में आने वाले बदलावों को मापेंगे। आरोह ने यह भी बताया कि अगर ये मिशन कामयाब रहा तो सूर्य ग्रहण के दौरान आयन मंडल में अलग अलग जगहों से माप लेने का ये पहला प्रयोग होगा। और आपको बता दें कि बासमती का स्वाद और उसकी गुणवत्ता बचाने के लिए 10 कीटनाशकों को अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसान इनका अधिक इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके चलते बासमती का असली स्वाद बिगड़ रहा था और यूरोपियन देशों में बासमती के निर्यात में 15% तक की कमी हो गई थी। वेस्ट यूपी के 30 जिलों में बासमती की खेती होती है। इन हालात में कृषि रक्षा विभाग के अपर निदेशक त्रिपुरारी प्रसाद चौधरी ने 30 जिलों में 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनके प्रतिबंधित होने से बासमती की गुणवत्ता और इसके असली स्वाद को बचाया जा सकेगा। इससे बासमती का निर्यात भी बढ़ेगा। किसानों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए DT न्यूज। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की 2023-24 की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान मामूली रूप से 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। हालांकि आईएमएफ ने वैश्विक वृद्धि का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है। भारत ग्रोथ और इनोवेशन का पावर हाउस आईएमएफ के ताजा आंकड़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुधारों को जारी रखने की बात उन्होंने कही है। आईएमएफ ने अपनी अक्टूबर माह में जारी ताजा आकलन में भारत को एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था करार दिया है। घरेलू मांग और खपत को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर अनुमान को 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया। इससे पहले जुलाई में यह आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रहने का अनुमान जताया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थानों के साथ दुनिया के तमाम देशों में भी भरोसा बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के जानकार इस बात को लेकर चर्चा करने लगे हैं कि भविष्य में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, हमारे लोगों की ताकत और कौशल से भारत दुनिया का एक उज्जवल स्थान, नवाचार और विकास का केंद्र बना हुआ है। हम समृद्ध भारत की यात्रा को मजबूती से जारी रखेंगे, अपने सुधार के पथों को और भी आगे बढ़ाएंगे। आईएमएफ ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा कि भारतीय जीडीपी की दर 2023 और 24 में 6.3% रहने का अनुमान है। हालांकि वैश्विक संगठन ने संपत्ति बाजार में भारी संकट और कम निवेश को देखते हुए चीन में विकास दर अनुमान को 2023 के लिए 0.2% घटाया और 5% कर दिया। साथ ही 2024 के लिए 0.3% कमी कर 4.2% का अनुमान जताया गया है। इस तरह से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चीन से अधिक रहेगी। अमेरिका और यूरोजोन में विकास दर को लेकर चिंताएं अब भी बनी हुई हैं। आईएमएफ ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध, ऊंचे ब्याज दरों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार खो रही है। इसलिए 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि अनुमान दर को घटा करके 3% कर दिया गया है। 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार और धीमी होकर के 2.9% रह जाएगी। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरिचंस ने कहा कि कोरोना और यूक्रेन पर रूस के हमले सहित कई संकटों से 3 वर्षों में दुनिया भर में आर्थिक उत्पादन में कोविड पूर्व रुझानों की तुलना में $3,700 अरब की कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। भारत और सऊदी अरब ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है। अपनी यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय बिजली और एनआरई मंत्री आर.के. सिंह ने सऊदी अरब के निवेश मंत्री खादिल अल फलीह के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। साथ ही भारत और सऊदी अरब ने रियाद में हरित एवं स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। चालू वित्त वर्ष में 9 अक्टूबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब 22% बढ़कर 9.57 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मुख्य रूप से कंपनियों और व्यक्तिगत करदाताओं की ओर से बेहतर योगदान से नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा। इसके साथ ही नेट कलेक्शन 18.23 लाख करोड़ रुपए के पूरे साल के बजट अनुमान का 52.5% हो गया है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 9 अक्टूबर 2023 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के शुरुआती आंकड़ों में लगातार तेज वृद्धि देखने को मिली है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन का विषय प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां होगा। नई दिल्ली में 11 से 13 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में ब्रिक्स और गैर ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण, प्रतिस्पर्धा कानून विशेषज्ञ, गैर सरकारी सलाहकार और घरेलू आमंत्रितों के 600 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को तत्काल प्रभाव से अपने बॉब वर्ल्ड मोबाइल ऐप पर ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग को निलंबित करने का आदेश दिया है। केंद्रीय बैंक ने पीएसयू के सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि जो पहले से ही बॉब वर्ल्ड के ग्राहक हैं, उन्हें इस कार्रवाई की वजह से किसी भी व्यवधान का सामना न करना पड़े। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई के तहत दूरसंचार कंपनियों का निवेश 2419 करोड़ रुपए के आधे स्तर को पार कर गया है। इसके फलस्वरूप 17,753 लोगों को रोजगार मिला। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केंद्रों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सितंबर 2023 केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की 14वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश और गुजरात में सितंबर 2023 में सबसे ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया। वहीं बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश सरकार शीर्ष स्थान पर, उसके बाद झारखंड और गुजरात सरकार है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो करेंसी के व्यापार के लिए नई टीडीएस व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 700 करोड़ रुपए से अधिक का कर संग्रह किया। ऑनलाइन गेमिंग से 600 करोड़ रुपए, वहीं क्रिप्टो करेंसी से लगभग 105 करोड़ रुपए का अधिक टैक्स कलेक्ट किया गया। टायर निर्माता ब्रिजस्टोन इंडिया ने देश भर में अपने डीलरशिप पर 4 पहिया वाहनों के लिए ईवी चार्जर स्थापित करने के लिए टाटा पावर के साथ हाथ मिलाया है। ब्रिजस्टोन इंडिया ने कहा कि समझौते के तहत टाटा पावर 25 से 30 किलोवाट क्षमता के डीसी फास्ट चार्जर स्थापित करेगा, जो 1 घंटे के भीतर 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने में सक्षम है। एक दिन में 20 से 24 वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने विवो इंडिया के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक चीनी नागरिक भी शामिल है। जांच एजेंसी द्वारा इस साल की शुरुआत में जुलाई में कंपनी के परिसरों को तलाशी लेने के बाद ये गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर 23 फरवरी 2022 को जांच शुरू की गई थी। एफआईआर में कंपनी पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप है। भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में करीब 15% बढ़ा, ये 70 मिलियन टन पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल पहले इसी अवधि में स्टील का उत्पादन 61 मिलियन टन था। उत्पादन में वृद्धि मुख्य रूप से भारतीय इस्पात कंपनियों द्वारा क्षमताओं में वृद्धि के साथ साथ क्षमता के उपयोग दरों में सुधार की वजह से हुआ है। सीमेंस भारत में सार्वजनिक ट्रांजिट अथवा शहरी परिवहन समाधान के लिए केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। 26,000 करोड़ रुपए के करार में सीमेंस माल ढुलाई के लिए इलेक्ट्रिक इंजनों की आपूर्ति और रखरखाव करेगी। ये सीमेंस मोबिलिटी के लिए भारत में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों को लेकर बिहार में सियासत लगातार जारी है। एक तरफ मुकेश साहनी निषाद जातियों को आरक्षण नहीं दिए जाने पर नाराज है, तो और एनडीए और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव विरोधियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिए हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार में जब से जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं, तब से उन आंकड़ों पर रोजाना सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम सियासी दल बिहार सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन के लोग जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी को लेकर घमासान मचा रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दरभंगा में कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि संख्या के आधार पर निषाद बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। सहनी ने आरजेडी और जेडीयू पर जमकर निशाना साधा। आज बताइए, बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, एसी का बिहार या उत्तर प्रदेश झारखंड में नहीं है। तो हमारी मांग है कि भाई जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने जातीय गणना के आंकड़ों को लेकर हो रही सियासी हलचलों पर एक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि जातीय जनगणना के विरुद्ध जो लोग भी हैं, वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। वहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दल इस मामले में बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जब अति पिछड़ा के सम्मान की बात आई, दलित के सम्मान की बात आई, तो लालू प्रसाद जी ने किसी को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण 2005 में जब एनडीए की सरकार थी, तब बिहार में जो नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब जो है अति पिछड़ों को पंचायती राज में 20% नगर निकाय में चुनाव में आरक्षण देने का काम किया। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है, और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं, या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया। यूपी के पूर्व मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने गांधी मैदान में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जातीय गणना के जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वो फर्जी हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में सियासत के गलियारों में ही जातीय गणना की रिपोर्ट को लेकर नेताओं के सुर तेज हो रहे हैं, बल्कि जातियों के लोग भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीटी न्यूज। पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। राजस्थान में सिरोही जिले के आदिवासी क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। देश के अन्य क्षेत्रों की तरह राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं भी केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रही हैं। पहले उज्ज्वला गैस योजना नहीं होने के कारण महिलाएं चूल्हे और स्टोव पर खाना पकाती थीं, जिससे उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब महिलाओं को न केरोसिन के लिए घंटों लाइन में लगने की ज़रूरत और न कोई अन्य झंझट, इसलिए उनकी खुशी स्वाभाविक है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, लकड़ी लाती थी और काफी दिक्कत होती थी, धुआं होता था, आंखें खराब होती थी। अब जब से उजाला कलेक्शन मिला है तब से मैं इसी पे काम करती हूँ। मेरे समय की भी काफी बचत हुई है। मैं पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ। पहले हमारे घर में चूल्हा रसोई नहीं, मतलब चूल्हा नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था। हमारे सासू जी भी पहले चूल्हे पर रोटी बनाते थे, उससे लिए लकड़ियाँ लेने जाना पड़ता था, तो उससे प्रदूषण होता है, आंखें भी खराब होती है और हमारे सांस पे भी तकलीफ होती है। तो आज मोदी सरकार की वजह से हमको ये चूल्हा और गैस मिला है। अब हमारे को लकड़ियाँ लेने भी जाना नहीं पड़ता है और हम इस चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो प्रदूषण भी नहीं होता है उससे। तो मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पहले खाना चूल्हे पे बनाते थे, लकड़ी लाने में दिक्कत होती थी और प्रदूषण भी खूब फैलता था उससे। जब से गैस मिला है बहुत आसानी हो गई है, आराम मिल गया खूब और बच्चों को भी जल्दी खाना दे पाते हैं। पहले गैस चूल्हा नहीं था तो चूल्हे पे बनाते थे खाना, लकड़ियाँ लानी पड़ती थी। तो बहुत अच्छा हो गया, एकदम गैस आ गया, सुविधा मिल गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन निःशुल्क मिल जाने के बाद महिलाओं को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इस योजना से जहां एक और महिलाओं को खाना पकाने में आसानी हुई है, वहीं प्रदूषण से भी राहत मिली है। जिस एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, आबू रोड के ट्राइबल एरिया है, यहाँ मैक्सिमम लोग ट्राइबल है, आदिवासी है, तो जंगल की लकड़ी पर खाना बनाते थे, तो उससे उनके आर्थिक नुकसान भी होता था, समय का नुकसान होता था, धुआं होने की वजह से शारीरिक नुकसान भी होता था। गवर्नमेंट ने ये योजना जब लागू करी तो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों ने उत्साह दिखाया, बढ़ चढ़कर लोगों ने कनेक्शन लिए, मैक्सिमम लोगों ने उसमें कनेक्शन लिए और वर्तमान में उस पर यूज भी कर रहे हैं, तो उससे उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मोदी सरकार द्वारा साल 2016 में की गई थी। इस योजना का मकसद था कि गरीब और निम्न आय वर्ग से आने वाली महिलाओं को भी LPG सिलेंडर का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट TT न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले नेता बन गए हैं। वैश्विक सर्वेक्षण करने वाली कंपनी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% रेटिंग के साथ सूची में टॉप पर हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 77% के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 39% रेटिंग के साथ 9वें स्थान पर हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो ऋषि सुनक को 27% रेटिंग मिली है। और बात करें मेरा माटी मेरा देश अभियान की, तो इस अभियान के तहत झारखंड में रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने 4 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर घर घर मिट्टी और चावल संग्रह किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने ग्रामीणों को जागरूक भी किया और देशभक्ति के नारे भी लगाए।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया। इन विद्यार्थियों ने 4 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर लोगों को इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक भी किया। विद्यार्थियों ने रास्ते में आने वाले सभी घरों से मिट्टी और चावल कलश में संग्रह किया। इसको लेकर छात्र छात्राओं में खूब उत्साह भी दिखा। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे छात्र हम लोगों ने अमृत महोत्सव के तहत जो मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम है उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ की। जैसे हम लोगों ने कॉलेज में कुछ छोटा सा प्रोग्राम रखा, फिर हम लोग रैली के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों ने रैली किया, वंदे मातरम गीत गाया और सब लोगों को हमारे जवान के जो सैक्रिफाइस होते हैं उनके प्रति जागरूक किया है। जगह जगह गांव में जितने भी घर थे सबसे मिट्टी और चावल लिया है, क्योंकि मिट्टी और चावल वो दोनों मटके में इकट्ठा हुआ है और ये जो है वो दिल्ली जाएगा। हम सब यहाँ एकत्रित होकर हम लोगों ने जन जन को जागरूक किया। हम लोगों ने रैली निकाली जिसमें हमने 3-4 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल किया, जहाँ पे हम लोग गांव में जाके सबको जागरूक किया और इवन उन लोग को बताया कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये हमारे देश के शहादत लोगों के लिए जाएगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी पल्लव दास और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर उत्तम विश्वास ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों में भी काफ़ी जोश है और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। एक प्रोग्राम के लिए हमारा स्टूडेंट लोग एक रैली निकाला और भी स्टूडेंट लोग घर से चाल और मिट्टी लेके कलशी में डाला और ये मिट्टी हम जो यहाँ जो लोकल एरिया के घुमा के फिर हमारा कॉलेज में आ गए। मेरी मिट्टी मेरा देश जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का शुरुआत हुआ हमारे कॉलेज से, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से। यहाँ पे एक छोटा सा इवेंट, कल्चरल इवेंट के ज़रिए हुआ। उसके साथ साथ स्टूडेंट लोग अपने सर पे अमृत कलश, जिसमें यहाँ के बच्चों का चावल और मिट्टी, उसके साथ साथ सामने वाला गांव का चावल और मिट्टी जो संग्रह करके हम लोग ये भेजेंगे दिल्ली। जो हमारे देश के शहीद जवान हैं वो शहीद जवान लोगों को समर्पित है, हमारा श्रद्धा समर्पित है। इस कार्यक्रम में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शर्वानी राय समेत तमाम प्राध्यापकों ने अपनी भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होने से देश के वीर सपूतों के बारे में लोग जान सकेंगे। शहीदों के सम्मान के लिए एक पार्क बनाया जा रहा है और सब मिला के प्रोग्राम का पर्पस ये है कि बच्चों में जो आज के नौजवान हैं, जो नए स्टूडेंट कल का देश के माने धारण चलाना जिनकी जिम्मेदारी होगी, उनमें देश की मिट्टी के प्रति एक श्रद्धा भक्ति। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम ने पूरे इलाके में देशभक्ति की भावना का भी संचार किया। रामगढ़ से के तिवारी के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। हमारे देश में ऐसे बहुत से सामान्य नागरिक हैं जो अपने दृढ़ विश्वास और कार्यों से समाज को रोशन कर रहे हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कारों के माध्यम से देश पहचान दे रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के डॉक्टर अनिल कुमार राजवंशी के बारे में, जिन्होंने महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से देश को पहला ई-रिक्शा दिया। आरामदायक जिंदगी छोड़कर ग्रामीण आबादी के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ई-रिक्शा से सवारी कितनी सुविधाजनक लगती है ना? लेकिन जरा सोचिए, अब से लगभग 30 साल पहले तब कोई सोचता भी नहीं था ई-रिक्शा के बारे में। लेकिन महाराष्ट्र के अनिल वंशी जी ने, उन्होंने, अनिल राजवंशी ने इसके बारे में न केवल सोचा बल्कि ई-रिक्शा को एक वास्तविकता के तौर पर सामने भी लाकर खड़ा किया। न केवल ये बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर किस तरीके से खाना पकाया जा सकता है, किस तरीके से हम अपने कृषि अवशेषों से ईंधन बना सकते हैं इत्यादि। ये तमाम ऐसे शोध कार्य हैं जिन्हें डॉक्टर अनिल राजवंशी ने ही साकार भी किया।
किस तरह से हमारे ग्रामीण लोग और गरीब लोग उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है, शोध कार्य के माध्यम से ये डॉक्टर अनिल राजवंशी ने करके भी दिखाया। पूरा जीवन इसी तरह के लाभकारी शोध कार्य को समर्पित करने वाले डॉक्टर अनिल राजवंशी को सरकार ने भी सम्मान दिया, पद्मश्री का पुरस्कार दिया। NARI यानी निबंकर कृषि अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार राजवंशी ने पिछले 3 दशक से अपने शोध आविष्कारों के केंद्र में ग्रामीण आबादी, मेहनतकश किसान और श्रमिकों को ही रखा है। IIT कानपुर से M.Tech, फ्लोरिडा से PhD और शैक्षणिक कार्य, फिर एक संपन्न और आरामदायक जिंदगी छोड़कर चुनौतियां स्वीकार करते हुए गांव की ओर लौटना। किसी फिल्म की कहानी सरीखी है उनकी जिंदगी की हकीकत। जो भी हमने शिक्षा ली है सोलर एनर्जी में अमेरिका से, उससे हम क्या देश को हेल्प कर सकते हैं, ये मैं समझता हूँ कि एक जुनून और पागलपने करने से ही जो है ऐसी चीज़ें कर सकता है कोई। तो इसलिए जो है हमने यहाँ शुरू किया और तो ये हुआ कि किस पर काम करेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स थी और वही मैं समझता हूँ कि अगर हमारी कुछ थोड़ी देन है इस देश में कि जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं आपके सामने उनको सॉल्व कीजिए। तो जैसे मैं यहाँ आया तो उस ज़माने में 5-5, 6-6 घंटे रात को इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो मैंने कंदील में पढ़ना शुरू करा। कंदील हम यूज़ करते थे, तो ये सोचा कि कंदील जो है पिछले 100 साल से कुछ चेंज ही नहीं हुई है, तो उसको क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर था तो मैंने कहा कि इसको चूज करना चाहिए। तो हमने दुनिया का पहला काम शुरू किया जो कि उस कंदील को इम्प्रूव करने का, और उसकी वजह से हमने नूरी कंदील बनाई जो कि बहुत ही एफिशिएंट थी। साइकिल रिक्शा कभी किसी ने कुछ काम ही नहीं किया था, तो हमने काम करना शुरू करा और हमने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक साइकिल रिक्शा बनाया 1995 में। जो यंग लोग हैं इनकी एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, वो जानते हैं दुनिया में क्या हो सकता है, और इसलिए ऑल द मोर नेसेसरी कि हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएं यहाँ पर जिससे कि हम सस्टेनेबल रह सकें और चीज़ों को बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। मेन चीज़ ये है कि हम सब लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए जिससे कि ये पोटेंशियल जो है उनका रियलाइज़ हो। पद्म पुरस्कार जो है वो इस देश का वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है। ये बड़े गर्व की बात है कि हम एक बहुत छोटे से आदमी हैं और एक बहुत छोटी सी संस्था है जिसको हम चलाते हैं, और जो भी हमने काम किया उसको मोदी जी ने देखा और उनको लगा कि ये पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए, तो इसके लिए मैं बहुत उनका आभारी हूँ। डॉक्टर राजवंशी हमेशा अपने समय से आगे रहे। नवीकरणीय ऊर्जा से भोजन पकाना, प्रकाश व्यवस्था, कृषि अवशेषों से बिजली उत्पादन, कृषि से नवीनीकरण ईंधन उत्पादन और नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग से जल शोधन और अपशिष्ट उपचार आदि उनकी प्रमुख देन है। सड़कों पर आजकल हम जिस इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को दौड़ते देखते हैं, ये भी डॉक्टर राजवंशी की ही क्रांतिकारी देन है। उन्होंने ई रिक्शा को लेकर उस वक्त काम करना शुरू कर दिया था जब दुनिया में इसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। अनिल जी भारत वापस आए और उन्होंने एक पूरे इंडिया का चक्कर लगाया कि कहाँ काम कर सकते हैं, और सब देख के फिर ऐसा हुआ कि हमारा ही इंस्टीट्यूट है, इधर क्यों ना करके देखते। पिछले 40-50 साल से अब इधर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। और दोनों एक ही फील्ड में है, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि एक ही जगह काम कैसे कर सकते हो आप। वो कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ की पट्टी नहीं है, और आपने तो दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन हमें वैसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। इनफैक्ट वो तो ऐसा लगा कि हमारा सब एक दूसरे को हेल्प ही होती रहती है, क्योंकि फील्ड्स अलग है तो इंटरेस्ट रहता ही है उसमें। 1998 में अमेरिका स्थित सोलर हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय डॉक्टर राजवंशी को कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। शोध पत्रिकाओं में 250 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। अभी भी विभिन्न शोध कार्यों में जुटे डॉक्टर राजवंशी के नाम पर 7 पेटेंट हैं। उन्होंने 5 पुस्तकें भी लिखी हैं। ग्रामीण जीवन में अपने शोध और आविष्कार से क्रांति लाने वाले जमीन से जुड़े वैज्ञानिक।
डॉक्टर अनिल कुमार राजवंशी को पद्मश्री सम्मान की अनंत शुभकामनाएं। और अब रुक कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष का आज 5वां दिन है। इस संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1800 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल में 1000 से ज्यादा तो वहीं हमास में 800 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने गाजा सीमा क्षेत्रों को हमास से वापस लेने की बात कही है। इस बीच इजराइल की वायुसेना ने बताया है कि हमास के आतंकवादी हमले के बाद वो विदेशों में तैनात अपने सैनिकों को युद्ध में शामिल होने के लिए स्वदेश ले आई है। वायुसेना के अनुसार उनके मालवाहक विमान विदेशों से सैकड़ों इजरायली सैनिकों को वापस लेकर आए हैं। इजराइल ने अपने 3 लाख पूर्व सैनिकों को भी युद्ध में शामिल होने के लिए बुला लिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की माने तो गाजा पट्टी से अब तक 1,87,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। ये आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि 1,37,000 लोग संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग के राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने इजराइल से गाजा के लिए पानी, भोजन और बिजली सेवाओं को बंद नहीं करने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि विदेश मंत्रियों ने क्षेत्र से भागने की कोशिश करने वालों के लिए मानवीय गलियारा बनाने का आह्वान किया है। जोसेफ बोरेल ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय आधार के अनुसार किया जाना चाहिए। उनके कुछ फैसले अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत हैं। बोरेल ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ फिलिस्तीनी प्राधिकरण का समर्थन करना जारी रखेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल पर हमास के घातक हमले को देखते हुए अमेरिका में किसी भी खतरे की आशंका पर स्थानीय और संघीय एजेंसियां पैनी निगाह रख रही हैं। बाइडेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दोनों देशों के गहरे संबंधों के कारण इजराइल की घटना कई अमेरिकी परिवारों के लिए व्यक्तिगत त्रासदी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता इजराइल पर हुए हमले का दर्द के साथ ही हजारों वर्षों से यहूदी विरोधवाद और उत्पीड़न को महसूस करती है। बाइडेन ने कहा कि इजराइल पर हमास के भयावह आतंकवादी हमलों के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और अमेरिकी समर्थन और इजराइल की सुरक्षा की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि अमेरिका सुनिश्चित करेगा कि इजराइल और वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी हो किया जाए। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल का दौरा करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री यात्रा के दौरान इजराइल के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री का ये दौरा इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है। हमास के हमलों में 1000 से अधिक इजरायलियों के मारे जाने के बाद न्यूयॉर्क में इजराइल समर्थक रैली निकली। रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल और न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स उन अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने रैली को संबोधित किया और इजराइल को अपना समर्थन देने का वादा किया। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और ये वो अधिकार है जिसे हम जानते हैं। शनिवार को हमास के द्वारा किए गए हमले में कम से कम 14 अमेरिकियों की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका का मानना है कि 20 अमेरिकी लापता हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्हें बंधक बनाया गया था। ये रैली अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ घातक हमले की निंदा करने और 1000 से अधिक लोगों की हत्या पर शोक व्यक्त करने वाले इजरायलियों के समर्थन के लिए अमेरिकी समर्थन पर जोर देने के बाद हुई है। और ऑस्ट्रिया ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों को देने वाली वित्तीय सहायता को निलंबित कर दिया है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर ने कहा है कि इजराइल पर हमास आतंकवादियों के अचानक हमले के बाद ऑस्ट्रिया ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों की वित्तीय सहायता रोक दी है। अपनी तुर्की यात्रा के दौरान नेमर ने बताया कि ऑस्ट्रिया ये कदम उठा रहा है क्योंकि उन्हें आशंका है कि धन का उपयोग आतंकवादी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने फिलिस्तीनियों को सहायता भुगतान जारी रखने वाले मुद्दे पर बैठक की।
और ब्रिटेन के लंदन में ल्यूटन हवाई अड्डे के कार पार्क में आग लगने के बाद कल देर रात सभी उड़ानें निलंबित कर दी गईं। उड़ानें दोपहर तक निलंबित रहेंगी। अफ्रीका के सबसे पुराने स्वतंत्र गणराज्य लाइबेरिया में राष्ट्रपति जॉर्ज वेह अब दूसरा कार्यकाल चाह रहे हैं। 6 साल के कार्यकाल में वे सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों और आर्थिक कठिनाइयों से जूझती रही है। लाइबेरिया में चुनाव के बाद वोट की गिनती चल रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति जोसेफ बोकाई को वेह का मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र लाइबेरिया में लगभग 24 लाख लोग मतदान करने के पात्र हैं, जो अभी भी 2 गृह युद्धों से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें 1989 और 2003 के बीच 2,50,000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2013 से 2016 में इबोला महामारी से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में आज फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। बीते शनिवार को ही अफगानिस्तान में आए भूकंप में 2500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद चलिए रुक करते हैं खेल की खबरों का। आईसीसी विश्व कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। दिल्ली में होने वाले इस मुकाबले में टीम इंडिया की नज़र जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान को पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान की टीम अभी तक वनडे में भारत को हराने में नाकाम रही है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जब विश्व कप के मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर लगातार दूसरी जीत हासिल करने पर लगी होगी। पहले मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज किया था। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 199 रन पर समेट दिया था। ऐसे में टीम इंडिया को अपने गेंदबाजों से एक बार फिर उसी प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शीर्ष क्रम के 3 बल्लेबाज रोहित, ईशान और श्रेयस 0 पर आउट हुए थे। ऐसे में आज के मुकाबले में वो अपने प्रदर्शन में सुधार करके फॉर्म में वापस आने की कोशिश करेंगे। शुभमन गिल डेंगू के कारण ये मैच नहीं खेल पाएंगे, जिससे ईशान किशन को एक बार फिर रोहित के साथ पारी का आगाज करने का मौका मिलेगा। विराट कोहली और केएल राहुल इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत में इन दोनों बल्लेबाजों की बड़ी भूमिका रही थी। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा से बल्ले और गेंद दोनों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जडेजा ने 3 विकेट लेकर गेंदबाजी में अपनी उपयोगिता साबित की थी। जडेजा के अलावा गेंदबाजी में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने भी पहले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी। इस मुकाबले में टीम इंडिया में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो टीम को पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त मिली थी। ऐसे में वो भारत को चौंकाते हुए पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज फॉर्म में दिख रहे हैं। अन्य बल्लेबाजों को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ टीम 156 रन पर आउट हो गई थी। इसके बाद भी भारत के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम है। राशिद खान, मुजीबुर रहमान जैसे विश्व के बेहतरीन गेंदबाजों की मौजूदगी में अफगानिस्तान की मजबूत स्पिन गेंदबाजी है। भारत अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ 3 वनडे मैच खेले गए हैं। इनमें भारत ने 2 मैच जीते और एक मुकाबला टाई रहा था। इन सभी मैचों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। वनडे में आखिरी बार दोनों टीमों का आमना सामना वर्ल्ड कप 2019 के दौरान हुआ था। इस मैच में अफगानिस्तान को हराने के लिए टीम इंडिया को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के बाद शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलना है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को बड़े अंतर से जीतकर बढ़े हुए मनोबल के साथ पाकिस्तान के खिलाफ उतरने की होगी। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद भारत की अगली चुनौती अब अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान भले ही बड़ी टीम ना हो, लेकिन वो अपने दिन किसी भी टीम को हराने का मादा रखती है। दूसरी ओर भारत की कोशिश विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखने की होगी। कैमरामैन पी सेंथिल कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और विश्व कप के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर प्रतियोगिता की लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 345 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। श्रीलंका की ओर से कुशाल मेंडिस और सदीरा समारविक्रमा ने शतकीय पारियां खेली। वहीं पाकिस्तान की ओर से हसन अली ने 4 विकेट झटके। जवाब में पाकिस्तान ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। पाक की ओर से अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने शतक जड़े। रिजवान 134 रन बनाकर नाबाद रहे तो वहीं शफीक ने 113 रनों की पारी खेली। विश्व कप इतिहास में किसी भी टीम का द्वारा हासिल किया गया ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड ने पहला मैच हारने के बाद दमदार वापसी की है। बांग्लादेश के खिलाफ डेविड मलान के 140 रन की पारी की बदौलत इंग्लिश टीम ने 9 विकेट पर 364 रनों का स्कोर खड़ा किया। रीस टॉपली की घातक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की टीम 227 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। 137 रन के बड़े अंतर से इंग्लैंड ने मैच जीतकर विश्व कप में अपना खाता खोला। हाल ही में चीन में आयोजित हुए 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए अब तक के इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। भारत ने 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते। भारतीय दल की इस सफलता में आर्मी के खिलाड़ियों का भी अहम योगदान रहा है। आज भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले सेना के जवानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, 3000 मीटर स्टेपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले अविनाश साबले को सम्मानित किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है अब हमारा समय है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। लैंगिक असमानता जिसका लड़कियों को दुनिया भर में सामना करना पड़ता है, उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। बेटियां यानी हर घर की शान, बेटियां यानी हर घर का मान, बेटियां यानी प्यार और दुलार का दूसरा नाम, बेटियां यानी सपनों की उड़ान। दुनिया भर में बेटियों को उनकी जगह दिलाने और उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है अब हमारा समय है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। लैंगिक असमानता जिसका लड़कियों को दुनिया भर में सामना करना पड़ता है, उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन न केवल तमाम सामाजिक संगठन बल्कि सियासी लोग और प्रशासनिक अधिकारी लड़कियों के समान शिक्षा के अधिकार और उनकी मौलिक स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता से जुड़े तमाम कार्यक्रम करते हैं। शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्लान इंटरनेशनल द्वारा डिजाइन किया गया एक प्रोजेक्ट था, जो उनके अभियान क्योंकि मैं एक लड़की हूँ से प्रेरित था। इस अभियान ने दुनिया भर में लैंगिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों में लड़कियों और युवा महिलाओं की बढ़ती भूमिका का जश्न मनाया और प्रोत्साहित किया, जिसके बाद प्लान इंटरनेशनल ने संयुक्त राष्ट्र से इसमें शामिल होने का आग्रह किया और साल 2012 में लड़कियों का पहला आधिकारिक दिवस आयोजित किया गया। पिछले कुछ सालों में बाल विवाह को समाप्त करने, लड़कियों के लिए शिक्षा में नवाचार करने और युवा महिलाओं को कार्यस्थल में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करने के लिए कौशल के साथ प्रशिक्षण देने जैसे उद्देश्यों के साथ दुनिया भर में पहल की गई। इस साल हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं और मकसद एक ही, लड़कियों को उनका हक दिलाना और वो मान सम्मान देना जिसकी वो हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के दुनिया भर में फैले प्रशंसक आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ के अभिनय का जलवा 50 से अधिक वर्षों से लगातार बरकरार है। माना जाता है कि अमिताभ ने अपनी फिल्मों से भारतीय फिल्म अभिनय की किताब में एक नया अध्याय लिखा है।
एक्टिंग हो या फिर टीवी होस्ट, हर भूमिका में उनका अंदाज बेमिसाल है। 200 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके अमिताभ को भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। दूरदर्शन परिवार की तरफ से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अमिताभ बच्चन भारतीय फिल्म जगत का ऐसा नाम है जिनके अनगिनत चाहने वाले देश ही नहीं विदेशों में भी खूब हैं। लोग इन्हें प्यार से बिग बी भी बुलाते हैं। अमिताभ बच्चन जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में सैकड़ों हिट फिल्में दी और इसी के चलते ये फिल्म जगत के शहंशाह, एंग्री यंग मैन और सदी का महानायक जैसी उपाधियां हासिल कर चुके हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, कभी अपनी भारी भरकम आवाज के कारण ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट कर दिए गए अमिताभ जी आज अपनी इसी बोल्ड आवाज के लिए जाने जाते हैं। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अमिताभ बच्चन जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के घर हुआ। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो सफलता हासिल की उसकी मिसाल शायद ही मिले। अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्होंने 1969 की फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की थी, लेकिन 1973 की वो फिल्म जिसने अमिताभ बच्चन का पूरा वक्त ही बदल कर रख दिया वो थी प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को एक नई इमेज दी, एंग्री यंग मैन की। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। 1975 में धर्मेंद्र के साथ आई फिल्म शोले ने तो फिल्म जगत में नया इतिहास ही रच दिया। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बक 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 करता रहता है। लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं, हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। इसके बाद मिस्टर नटवर लाल, खून पसीना, सुहाग, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों ने उन्हें नई ऊंचाई दी। उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जहां उनकी जान बाल बाल बची। फिल्म कुली में एक एक्शन सीन में वो बुरी तरह से घायल हो गए थे, जहां उनके फैंस ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई प्रार्थनाएं की। अमिताभ बच्चन ने फिल्म जगत के तकरीबन हर बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया। फिल्म इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड के साथ वो चलते चले गए, जहां उन्होंने मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, बागबान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी। वो 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनकी फिल्म अग्निपथ, पा, पीकू और ब्लैक के लिए मिला। वहीं जब वो टीवी स्क्रीन पर कौन बनेगा करोड़पति में होस्ट बने तो उनकी आवाज घर घर में गूंजने लगी। उनके इसी अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। साइमा खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।